टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी के बारे में, और टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम लोग देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारा टॉपिक इसमें है जिसको हमें कवर करना है, और हम लोग कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसको इस वीडियो में कवर कर लें। जो भी चीज़ें बचेंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और बहुत ही सीरियसली क्लास अटेंड कर रहे होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी, जब भी एनर्जी की बात होती है और कोई भी एनर्जी का नाम ले, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें क्या देती है। हमें देती है एबिलिटी टू डू वर्क। मीन्स एनर्जी हमें एबिलिटी देती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। अगर हमें चलना है हमें एनर्जी चाहिए, हमें दौड़ना है हमें एनर्जी चाहिए, हमें बैठना है उठना है, क्लियर है, हमें सांस लेना है तो भी हमें एनर्जी चाहिए। क्लियर। तो बिना एनर्जी के हम कोई काम करने पॉसिबल नहीं है। कोई मशीन काम करेगा, कोई मोटर काम करेगा, उसे एनर्जी चाहिए। क्लियर। करने का मतलब क्या है, कोई भी मशीन हो, कोई भी पर्सन हो, अगर वो कुछ वर्क कर रहा है तो उसके पास एक चीज़ होने की बहुत ज़रूरत है, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी वही चीज़ है, वही फैक्टर है जो हमें क्या देती है, एबिलिटी देती है क्या करने के लिए सर, काम करने के लिए, टू डू वर्क। ओके, एनर्जी के बारे में खास बात, एनर्जी अमाउंट होती है, कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये चीज़ ध्यान देना, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह चीज़ नहीं होती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लास रिवीजन क्लास है तो हम बहुत डिटेल डिस्कस में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। ओके, स्केलर क्वांटिटी होती है, और एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ जूल, जिसको हम कैपिटल जे केवल लिखेंगे। क्लियर है। याद रखिएगा, एनर्जी की एक कॉमन यूनिट भी होती है जो क्या होती है, कैलोरी होती है। क्या होती है, कैलोरी। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल भी कहीं पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। याद रखिएगा, अगर कहीं पे 1 जूल लिखा है तो 1 जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4.18 कैलोरी। क्लियर है। तो ये है रिलेशन किसके बीच का, जूल और कैलोरी के बीच का। कैलोरी क्या है, ये भी क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, लेकिन जो हमारा जूल है वो है एसआई यूनिट, और कैलोरी जो है वो है प्रैक्टिकल यूनिट। आप सब लोग बहुत सुने होंगे, क्या सुने होंगे, जिम में जाते हैं इतनी कैलोरी हमें बर्न करनी है, उसके बाद कुछ चीज़ आप खाते हो तो उसमें क्या होता है कि इतनी कैलोरी इससे मिलेगी हमें। क्लियर है। तो वहाँ पे हम एनर्जी को कैलोरी के टर्म में समझते हैं। डन। तो ये बात दिमाग में बिठा के रखिएगा। और देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी, लेकिन हम जिस एनर्जी की बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। एनीथिंग हैविंग एन एनर्जी, कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग हैविंग एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी के पास एनर्जी हो किसके वजह से, उसके मोशन के कारण से, इट्स मोशन या पोजीशन, स्ट्रक्चर और स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या कहेंगे, उसके पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो एनीथिंग हैविंग एनर्जी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एनीथिंग हैविंग एनर्जी ड्यू टू
इट्स मोशन, पोजीशन, स्ट्रक्चर, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कहेंगे कि उसके पास क्या है, उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, कोई आप देखिए, ये ऐसे कोई फ़ैन है, ठीक है, ये ऐसे फ़ैन मान लेते हैं, और ये फ़ैन क्या है कि आपका रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्लियर? तो अगर ये फ़ैन रोटेट कर रहा है तो ध्यान से समझिएगा, इस रोटेशन के वजह से, इसके रोटेशन के वजह से इसके पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई बॉडी में हम देखेंगे कि इसमें मोशन है, तो इस मोशन की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने एक सिंपल रॉड देखा होगा। ये सिंपल रॉड है। क्लियर? देखिए, ये है एक सिंपल रॉड। इसी रॉड को अगर हम थोड़ा सा प्री हीटिंग करके, इसको थोड़ा सा गर्म करके, अगर हम इसको एक ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दें, क्लियर है? अगर ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दें, तो आप अब इसको नाम दोगे स्प्रिंग। क्या नाम दोगे? स्प्रिंग। और हमें पता है स्प्रिंग क्या करती है। स्प्रिंग क्या करती है? अगर स्प्रिंग पर हम लोड लगाएं, क्या लगाएं? लोड लगाएं दोनों तरफ से, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। क्लियर है? और जैसे ये फोर्स रिलीज करेंगे, ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो क्या करती है ये स्प्रिंग? जर्क एब्जॉर्ब करती है, झटका एब्जॉर्ब करती है। इसके साथ साथ जो एनर्जी ये स्टोर करती है, उसको धीरे धीरे रिलीज करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेती है, इस तरीके से। क्लियर? तो इसके देखो ध्यान से, जब ये रॉड ऐसे था, एकदम स्ट्रेट था, तो इसके पास कोई एनर्जी वैसी नहीं थी, लेकिन इसको एक स्पेशल स्ट्रक्चर दे दिया गया। ये स्प्रिंग का स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर दे दिया गया। इसकी वजह से अब ये एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखने लगी। तो हम कहेंगे कि अब ये जो एनर्जी स्टोर करेगी, या जो एनर्जी अब इसके पास होगा, दैट एनर्जी विल बी मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है? मोशन की वजह से एनर्जी अगर किसी के पास है, तो उसके पास भी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। अगर स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से किसी के पास, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी के पास एनर्जी है, तो उसके पास भी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है। चलिए, ये मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, तो जिसमें से एक का नाम है काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम है? काइनेटिक एनर्जी। ये कलर थोड़ा कम विजिबल है। ये ठीक है फिर भी। ठीक है, ओके। सो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब ध्यान से देखिए, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। एनीथिंग हैविंग एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन called काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो क्या कहा गया? किसी भी बॉडी के पास मोशन के वजह से, किसके वजह से, किसकी वजह से बात हुई? एनीथिंग हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्लियर? अच्छा चलो, काइनेटिक एनर्जी, इसका एग्जाम्पल बताओ। चलो, मूविंग कार, इसके पास क्या होगा? इसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगा। बिल्कुल मैकेनिकल एनर्जी है सर। क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एनर्जी इसके मोशन की वजह से है, तो हम क्या कहेंगे? ये काइनेटिक एनर्जी है। बैट बॉल होता है, बैट बॉल पे क्या होता है? बैट जब बॉल को हिट करता है तो बॉल मूव करने लगता है, तो किसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। आपने अभी एक एग्जांपल मैंने ऊपर दिया था, मूविंग फैन, इसके पास भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है? ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। जहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बॉडी है, उसका मास है m और उसके पास v वेलोसिटी है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे? हाफ mv² लिखेंगे। क्लियर? ये इसका क्या है? फॉर्मूला। v का मतलब क्या है? स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दूसरा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनीथिंग हैविंग एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, स्ट्रक्चर, और स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन are called potential energy। क्लियर? इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया ही, स्प्रिंग। क्लियर है? टैंक ऑन द रूफ, छत के ऊपर अगर हम टैंक को रख दें, उसके पास भी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा, उतनी हाइट पर रखा हुआ है। क्लियर है? अगर कोई बॉडी है वो अर्थ सरफेस से या डेटम से h हाइट पर है, तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। क्या होगा? mgh। ये उसकी क्या होगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर है? आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम बोल रहे हैं किसी भी बॉडी का, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें? टोटल एनर्जी। किसी भी बॉडी के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा। और मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाएगा क्या? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और इस तरीके से ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला।
क्लियर है? तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान से देखो इसमें आगे क्या करना है। डन है? तो इस तरीके से हम टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी का अगर हमें निकालना है तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, दोनों का सम कर दें तो हमें उस बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। ओके, इसके बाद का इसके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसी बात को टुकड़ों में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि एनर्जी neither be created nor be destroyed. It can only changes from one form to another form। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। ठीक है, चेंज को इट कैन ओनली कन्वर्ट बोलें ज़्यादा अच्छा है। चेंज को आप अच्छा वर्ड अगर यूज़ करेंगे तो क्या बोल सकते हैं? इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर? या इसी बात को अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जस्टिफाई करता है। क्लियर है कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो रहेगी दैट विल रिमेन सेम। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं और मैंने कहा ये बॉक्स है हमारा यूनिवर्स। ये क्या है? यूनिवर्स है हमारा। हमने इसको यूनिवर्स लिख दिया। इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस यूनिवर्स में क्या है? सन है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्पेस है। क्लियर? स्पेस है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं मान लो। क्लियर? स्टार्स भी बहुत सारे हैं ना, सब कुछ ऐसे बना दिया। क्लियर? लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है क्या वो बढ़ रही है या घट रही है, तो वो क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। न तो बढ़ेगी न तो घटेगी, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती हुई दिख रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जी कहीं से बढ़ जाए या कहीं एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी घट जाए। पूरे सिस्टम की अगर हम एनर्जी देखेंगे, इस यूनिवर्स को एज अ सिस्टम अगर हम माने, तो इस पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो बढ़ेगी न घटेगी। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है हमसे। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखिएगा। इस चीज़ को अगर आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे तो आप जान के चलिए कि आप बहुत कुछ चीज़ पॉजिटिव दिमाग में लेकर चल रहे हैं और आपको एकदम कोर कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का पूरा पता है। क्लियर?
इससे ज़्यादा आपको 9th में बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फर्दर हम लोग कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं और वो मैं आपको ले चल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के कि किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्जन दिखाते हैं, किसका, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो कहीं पे फ्री फॉलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्री फॉलिंग हो रही है, किसकी, ऑब्जेक्ट की फ्री फॉलिंग हो रही है। तो मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m और ये समथिंग h हाइट पर है। तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये समथिंग अर्थ सरफेस से h हाइट पर है। मान लेता हूँ ये पॉइंट है A। ओके, डन, ठीक है। फिर मैंने कहा कि A पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, निकालो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A। तो अगर ये बॉडी फ्री फॉल करेगी तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ से ये बॉडी नीचे गिरेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 कंसीडर करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जैसे ही 0 होगा तो एट पॉइंट A तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और A पॉइंट की बात हो रही है तो हम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, 0 है, वेलोसिटी क्या है बॉडी की, 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी केवल बचा कितना, पोटेंशियल एनर्जी बचा mgh, और यही इसकी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर हमने कहा चलो चलो ठीक है, कोई रैंडम एक बीच में पॉइंट ले लेते हैं B। ये इस पॉइंट को मान लिया B और ये बॉडी यहाँ पर आ गई। ओके, इस पॉइंट पर जैसे ही आएगी, तो जैसे ही B पर आएगी तो यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 थी A पर, लेकिन V पर वेलोसिटी आएगी तो मैं मान लेता हूँ V पर वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई VB, क्योंकि नीचे जब गिरेगी तो G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ये ड्रॉप होगी, और जब ये इतने एक्सेलरेशन से ड्रॉप होगी तो एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, यानी समय के साथ इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और हमको भी पता है कि जैसे जैसे नीचे फॉल करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो B पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसको हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, खूब ध्यान से समझो। हमें एक फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू U प्लस GT, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। V एट पॉइंट B हमें निकालना है, U इक्वल टू 0 हमें पता ही है 0, G निकाल सकते हैं और T निकाल सकते हैं। बट हम सबको पता है कि T हमें पता ही नहीं है, T यहाँ पे कितना होगा हमें आइडिया नहीं है। तो टाइम तो निकाल नहीं सकते, तो हम यहाँ पे हाइट देखते हैं। तो मान लो कि ये जो हाइट है ये x हाइट नीचे आई, यानी A से B तक कितना डिस्टेंस चला, x। तो अगर मैं कहूँ कि B से लेकर के पूरा ग्राउंड तक कितना डिस्टेंस बचा, तो ये बचा h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो फेल कर गया, क्योंकि इसमें टाइम दिया और टाइम तो दिया ही नहीं है। तो हमें थर्ड वाला यूज़ करना चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ अब ठीक है, क्योंकि x डिस्टेंस हमको दिया है तो h की वैल्यू तो हम रख सकते हैं। तो v एट b अगर निकालेंगे तो u बराबर कितना है, 0 है, और ये कितना हो गया 2gx। तो vb स्क्वायर कितना निकल गया, 2gx। vb स्क्वायर ही चाहिए, क्योंकि अगर मुझे टोटल एनर्जी एट पॉइंट B निकालना होगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट B निकालना होगा, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B हम निकालें।
तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सॉरी एक सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा, हाफ m वेलोसिटी एट पॉइंट बी है तो वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसकी जो हाइट कंसीडर करेंगे, कहाँ से करेंगे, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है, कितनी ऊंचाई पर गया है, तो ये कितना निकला है h माइनस एक्स। तो एम जी एच, एच का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है या अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है, h माइनस एक्स पर है, तो ये रख देंगे। देन पुट द वैल्यू, भाई वैल्यू पुट करिए सबका, तो हाफ वी बी का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2gx है, 2gx प्लस इसका सॉल्यूशन करिए, मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा mgh माइनस mgx। ओके, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, mgx प्लस mgh माइनस mgx, इसमें देख पा रहे हैं mgx प्लस माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा, mgh बचा, क्या, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ओके, अगला मान लेते हैं जो अर्थ सरफेस पर आ गया एकदम सी पॉइंट पर, ये बॉडी कहाँ पे आ गई, अर्थ सरफेस पर आ गई। जैसे ही अर्थ सरफेस पर आएगी तो हाइट तो टोटल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना होगा, तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। ओके, तो यहाँ तो एक बात स्पष्ट से क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइट ही खत्म हो गया, mgh होता है, h जीरो हो गया तो हाइट ही जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी जो होगा वो हाफ एम वी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हाफ m, ये वी सी का स्क्वायर कैसे निकालें, और निकाल लेते हैं, जैसे ये निकाले हैं इसी थर्ड इक्वेशन आप मोशन का सी पॉइंट पर यूज़ करें तो वी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, यू तो जीरो है, जीरो, 2gh, ठीक है। तो ए से, खूब ध्यान समझिएगा, ए से बी तक आने में बॉडी कितना चला है, h चला है, तो कितना आ जाएगा, 2gh आ जाएगा, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका वी सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2gh। फिर ध्यान समझिएगा, मैं ए से सी पर आने पर निकाल रहा हूँ, तो ए से सी पर आया है बॉडी, तो बॉडी कितना हाइट चल करके आया है, h हाइट चल करके आया है, दैट्स वाई इस बार हमने h की जगह क्या लिया है, h ही रखा, क्लियर। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी किसके इक्वल आ गया, mgh के इक्वल आ गया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, डन। अब यहाँ पे आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आया है, mgh, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आया, mgh, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आया, mgh, सब बराबर हैं। इसका मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। इसका मतलब टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर देख रहे हैं तो वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, क्लियर। इसका मतलब अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग कर रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पर देख रहे हैं तो वो क्या है, सेम है, वो बदल नहीं रही है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको बताता है, क्लियर। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हुआ होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।